हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड पर। और जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह की आपकी क्लास होती है 10 बजे की, जिसमें हम देखते हैं हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश यानी तीनों के हम क्वेश्चन यहाँ पे एक साथ देखते हैं। सुपर टेट हमारा टारगेट है और बहुत जल्दी अब आपकी सुपर टेट की बाकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं रात को 9 बजे। फिलहाल आपकी क्लास ऑलरेडी चल रही है करंट अफेयर्स की, डेली बेसिस पे हम वहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। खैर चलिए, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, ओके सभी को गुड मॉर्निंग एंड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है सिंपल सा, आटा को संस्कृत में क्या कहते हैं? चड़कः, कलामः, चूर्णम, व्रीहि। तो उत्तर सही होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, चूर्णम कहते हैं। दैत्याकारः शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दैत्य धन आकारः, दै धन आकारः, दैत्याधनकारः, दैत्याधन आकारः। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है, दैत्य धन आकारः बन जाएगा दैत्याकारः। अकथितम च, ये सूत्र कौन सी विभक्ति का है? प्रथमा, तृतीया, द्वितीया या फिर चतुर्थी? अकथितम च पढ़ाया हुआ है सब कुछ, ये विभक्ति, इसके सूत्र, कारक, ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है। थ्योरी अलग अलग 4-4, 5-5 मिनट के वीडियो हैं, सभी अलग अलग विभक्तियों के प्लेलिस्ट में मिलेगा, संस्कृत वाली। फिलहाल इसके लिए जो उत्तर सही होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीया विभक्ति। चलिए इसी के साथ देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। मैंने बी बोला ना इसको, ये सी है, सॉरी, द्वितीया विभक्ति सी। इनमें कौन व्यंजन है? अ, ए, ओ, ल। जाहिर सी बात है ल है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे। अच्छा है ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पहले बता दूं मैं, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, ये ओ की मात्रा है, ठीक है, ओ की नहीं, ओ की मात्रा है। योद्धा लिखा है। योद्धा पद में कौन सी संधि हुई है? जश्त्व, ष्टुत्व, दीर्घ या फिर ज्ञण? तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही उत्तर है, ठीक है, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 गेस किया जैसे, तो संधि बिल्कुल सही है। थोड़ा इसको समझ भी लेंगे। एक्चुअली इस संधि, ये एक व्यंजन संधि का प्रकार है, ठीक है। झलाम जशो अंते, कहीं कहीं पे आपको इसका सूत्र मिलेगा, कहीं पे झलाम जस झसी भी मिलता है, तो दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं। और इसका सेंस यही होता है कि अगर जो है झल प्रत्याहार के जितने भी व्यंजन होते हैं उनको छोड़कर कोई भी व्यंजन हो, जैसे यहाँ पे आपका, इसका जब विच्छेद करेंगे तो मैं करके दिखा देती हूँ, क्लियर हो जाएगा ये वाला। ये आपका ऐसे विच्छेद होगा, योध धन धा बनेगा योद्धा, ठीक है। तो कोई भी व्यंजन हो झल प्रत्याहार के व्यंजनों को छोड़कर, और उसके बाद झसु आता है, यानी कि किसी भी वर्ग के तृतीय चतुर्थ वर्ण आते हैं, तो वहाँ पे क्या आता है, होता है पूर्ववर्ती व्यंजन, यानी कि झल के स्थान पे उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ध है, तो इसी वर्ग का तीसरा वर्ण द हुआ है, योद्धा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कैसे होता है? चलिए बाकी थ्योरी भी पढ़ाई है तो देख लीजिएगा, जिनकी संधि या समास या कुछ वीक है सबके लिए थ्योरी है। जलौघ, इसमें कौन सी संधि है? जलौघ होना चाहिए था। दीर्घ, यण, वृद्धि, अयादि। बिल्कुल ऑप्शन नंबर, यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है, सी सही होगा, वृद्धि संधि। ए की मात्रा, ओ की मात्रा, बहुत अच्छी पहचान। संज्ञा होने के पश्चात स्वर का प्रकार है क्या? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित या फिर ये सभी? तो ये सभी जो है स्वर के प्रकार हैं संज्ञा होने के पश्चात। स्त्री शब्द का चतुर्थी विभक्ति में बहुवचन रूप क्या बनेगा? आज इंग्लिश में सारे क्वेश्चन वॉइस से हैं, सारे, यानी कि एक तरह से वॉइस का आपको आज प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन के लिए, वो होता है स्त्रीभ्यः। चतुर्थी बहुवचन में सभी का, किसी का भी रूप आप बनाएंगे तो लास्ट में ये भ्य रहता है। दुहित, इस शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप क्या बनेगा? दुहित्रे, दुहित्रा, दुहिता, दुहितुः। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका दुहित्रे, बिल्कुल सही। भष प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं कौन से? अगर माहेश्वर सूत्र याद है तो बन जाएगा।
बार बार ये चीज़ मैं कहती हूँ। बिल्कुल, तो उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, भ, र, श और ढ और ध। फिर ये आपका ये नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे हलंत है, जो कि लास्ट वर्ण होते हैं जिसमें हलंत होता है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है कौन सा, यानी कि कौन सा इसमें से कौन सी लाइन है जो अनुप्रास अलंकार की भी उदाहरण है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी उदाहरण है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मैंने इसको थ्योरी भी पढ़ाई है विद एग्जाम्पल्स, जो फेमस एग्जाम्पल्स हैं, और अभी भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी, पर पहले आपको आंसर देखना है इसका। मुख चंद्रमा है, मुख चंद्रमा है, चरण कमल बंदी बंदो होता है हरिराई, पीपर पात सरिस मन डोला, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए आपका जो सही उत्तर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, पात भरी सहरी सकल सुत। तो यहाँ पे देखिए अनुप्रास क्यों हो गया, क्योंकि स जो है वो काफ़ी रिपीट हुआ है, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्यों हुआ है, बारे बारे की वजह से, क्योंकि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में क्या होता है कि आश्चर्य के कारण, घृणा के कारण, घबराहट के कारण, एक्साइटमेंट में किसी भी वर्ड को काव्य में दोहराना 2 बार बराबर से, ठीक है बेसिकली। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। दाता का विलोम शब्द लिखिए, दानी, याचक, पाचक, दायक। दाता देने वाला, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है, याचक। वह व्यक्ति जो दिन में केवल एक बार भोजन करता है एक शब्द में क्या कहलाता है, एकाहारी, अल्पाहारी, भिक्षु, सन्यासी। और सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर है एकाहारी। कुमार का एक अर्थ क्या है इनमें से, जो ऑप्शन है उनमें से, प्रभाव, हीरा, तोता, गौतम। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, गौतम। अर्थ के आधार पर आपको बताना है ये कौन सा वाक्य है। ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो। संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। एंड इसके लिए जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, इच्छावाचक। ये हमारी इच्छा है कि आपकी यात्रा जो है वो शुभ हो। निस्तेज, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, निधन तेज, निधन तेज, निधन तेज या फिर निर्धन तेज। तो यहाँ पे निधन तेज हो जाता है, बनेगा निस्तेज, हो जाती है यहाँ पे विसर्ग संधि। जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी कि वो शब्द जो विशेषण या क्रिया विशेषण की ही विशेषता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की नहीं, क्या कहलाएंगे, विशेष, प्रविशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वेरी गुड, प्रविशेषण। निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। तप तम्प्य, सॉरी तप्य, तप तप्य, ठीक है। दोनों में आपको इस तरह से चूज करना है कि जो पहला वाला वर्ड है वो इसकी मीनिंग निकले और दूसरा वाला वर्ड जो है वो इसकी मीनिंग निकले। तप तथागत, संयम नियम, तपस्या शिव, संयम शिव। और उत्तर सही होता है ऑप्शन नंबर सी, तप, तपस्या, तप्य, शिव। ये करेक्ट आंसर हो गया। किस समूह में सभी शब्द उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं, यानी कि सारे ही जो 4 वर्ड्स दिए हैं सारे ही उत्कर्ष के पर्यायवाची होने चाहिए। उन्नत, अभ्रत, उत्थान, विकास, प्रगति, उत्तम, प्रशंसा, उदय, उत्थान, तरक्की, अभ्युदय, समृद्धि, आलोक, उन्नत, श्रीवृद्धि, प्रकाश। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्थान, तरक्की, अभ्युदय, समृद्धि, ये सभी उत्कर्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। छत्तीसगढ़ी, ये थोड़ी सी मिस्टेक है टाइपिंग की, पर चल लिखा है वही छत्तीसगढ़ी। किस भाषा की बोली है, बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी।
और उत्तर सही होता है आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। आ जाते हैं इंग्लिश में। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि आज के सारे क्वेश्चंस जो है वो वॉइस से हैं। इनमें से कई सारे क्वेश्चन मैंने पहले करा रखे हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में। जो लोग रेगुलर क्लास लेते होंगे उन्हें शायद बन ही जाएगा, इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करूँगी। आपको क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। जो भी आंसर हुआ तो क्यों हुआ वो एक्सप्लेन कर दूँगी। अ लायन डज नॉट ईट ग्रास हाउ एवर हंग्री ही मे बी। तो फटाफट से पहले आपको डिसाइड करना है आंसर, क्योंकि आई गेस मैंने इसे पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रास इज नॉट ईटन बाय लॉयन हाउ एवर हंग्री ही मे बी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाउ एवर हंग्री ही मे बी एक अलग ही सेंटेंस है जिसको हम अदर वर्ड कह सकते हैं। अदर वर्ड्स के अंतर्गत, नॉट अदर वर्ड, इट्स अदर वर्ड्स। तो ये अलग ही रख लिया गया था पहले ही और बाद में इसको यहाँ पे लगाया गया है। मेन जो आपको चेंज करना पड़ा है एक्टिव से पैसिव में वो ये करना पड़ा है, अ लायन डज नॉट ईट ग्रास। तो यहाँ पे ग्रास आपका ऑब्जेक्ट था तो वो आ गया सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। ग्रास इज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है आपको, तो ईट है तो ईटन लगा दिया, फिर बाय लगा के किसके द्वारा, लॉयन, एक लॉयन के द्वारा। तो ये हमारा यहाँ सब्जेक्ट था तो यहाँ आ गया आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे। बाकी जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस था वो एज इट इज था, जिसको हमने लास्ट में ऐसे ही लगा दिया। शी इज रीडिंग द बुक एवरी डे। देख लीजिए आराम से। आज तो आपको सारे बनने चाहिए आई थिंक इंग्लिश के। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या हो जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा, द बुक इज बीइंग रेड बाय हर एवरी डे, ठीक है। क्योंकि इज रीडिंग लिखा है यानी कि आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, शी इज रीडिंग बुक एवरी डे। क्लियर। तो इस वजह से इसका जब हम चेंज करेंगे तो क्या, पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम इज एम आर कुछ लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या बनता है, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट बनेगा। तो वो हमारा बन गया सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था द बुक। उसके बाद क्या हुआ, इज एम आर कुछ लगाएंगे, तो एक बुक की बात हो रही है तो हमने इज ही लगाना है, एम आर लगाने का सेंस नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या करना है, इतना करने के बाद बीइंग लगाना है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है यहाँ पे, ऑलरेडी आईएनजी की फॉर्म में लगा हुआ है तो हमें इसको बीइंग लगाना पड़ेगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो रीड का आपको पता है, रीड रेड रेड, यानी कि स्पेलिंग वही रहती है, READ ही तीनों फॉर्म में, तो ये लिखा हुआ है। उसके बाद बाय लगा के क्या लिख देना है, जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट थी उसको उठा के यहाँ पे रख देना है एज अ ऑब्जेक्ट। तो शी है तो हर हो गया, ही होता तो हिम हो जाता। एवरी डे यहाँ पे अदर वर्ड था एक एक्स्ट्रा में, तो उसको हमने एज इट इज़ रखा था, लास्ट में लगा दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, समवन सॉ हिम पिकिंग अप अ गन। पास्ट टेंस में है, ध्यान रखना है। मेन जो आपका ये क्या है, समवन सॉ हिम, किसी ने उसे देखा। अब क्या करते देखा वो सब फिर एक अलग बात हो गई, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा हिंट कर दिया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ही वॉज सीन, मतलब वो देखा गया। हिम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था तो इसका ये सब्जेक्ट बन गया ही, हर होता तो बन जाता शी। उसके बाद क्योंकि पास्ट टेंस है तो वॉज, हमें जैसे प्रेजेंट टेंस में हम इज एम आर लगाते हैं, वैसे पास्ट टेंस का जब हम चेंज करते हैं तो वॉज या वर लगाते हैं। अब क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके सामने हमने वॉज लगा दिया। उसके बाद वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म ही लगानी है, तो सॉ था तो सीन हो गया, सी सॉ सीन, थर्ड फॉर्म है सीन। उसके बाद वो क्या करते देखा गया है, पिकिंग अप अ गन, ये हमारा अलग पार्ट था सेंटेंस का, इस वजह से इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, पिकिंग अप अ गन। उसके बाद बाय लगाया और जो हमारा यहाँ सब्जेक्ट था उठा के रख दिया ऑब्जेक्ट की जगह पर। दिस अनएक्सपेक्टेड न्यूज सरप्राइज्ड मी अ ग्रेट डील। चलिए देख लेंगे, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, इसलिए आगे मैंने आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया, क्योंकि अगर आपसे बनता है तो ए पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कि यही आंसर है, और नहीं बनता है तो फिर जितना पढ़ेंगे उतना कंफ्यूज होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आई वॉज सरप्राइज, यानी भी सरप्राइज कौन था, यहाँ पे देखिए मी लगा है एज ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो हम इसे सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे, आई बन जाएगा। आई वॉज सरप्राइज, वॉज क्यों लगा, अगेन ये आपका
सिंपल पास्ट टेंस है तो वॉज वर्ब लगाना है हमें स्ट्रक्चर में चेंज करते वक्त, तो वॉज लग गया। फिर सरप्राइज होने की बात है, मैं सरप्राइज था, तो सरप्राइज्ड का सरप्राइज ठीक है, थर्ड फॉर्म ही है। अ ग्रेट डील एज इट इज़ हमने लिख दिया, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि अदर पार्ट है सेंटेंस का। बाय लिखा, उसके बाद फिर किस चीज़ से, मुझे, मैं इतना सरप्राइज क्यों हुआ, किस चीज़ के द्वारा मुझे सरप्राइज मतलब ऐसा हुआ, अचंभित किया किस चीज़ ने, तो दिस अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ ने, तो बस दिस अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ लिख दिया, काम ख़त्म। अच्छा था ना। आप चलिए लाइक करिए सभी लोग प्लीज़। अब देखेंगे नेक्स्ट। डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी। डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन के लिए हो जाता है आपका, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लेट नॉट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रॉबरी। और ये मैंने करा रखा है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा अगर कंसंट्रेट करके करेंगे तो आपके आज सही हो रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जहाँ पे भी ऐसा कुछ ऑर्डर देना वाली सिचुएशन हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट से स्टार्ट करते हैं। तो आपका ए डी तो वैसे भी आपको गेस नहीं करना था। दे हैव स्पॉटेड मी इन अ क्राउड। क्राउड मतलब क्या होता है, भीड़ होती है। स्पॉट कौन किया गया, मैं किया गया, मी है ना, आई लग जाएगा। चलिए देख लेंगे इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। आई हैव सीन, देखिए हैव लगा हुआ है ऑलरेडी, आपका सिंपल पास्ट टेंस में नहीं है कि आप वॉज या ऐसा कुछ लगा देंगे। तो आई हैव बीन स्पॉटेड, स्पॉटेड थर्ड फॉर्म के ही रूप में यूज़ हुआ है। बाय देम, वैसे भी जब हैव लगा है कहीं पे भी तो थर्ड फॉर्म में ही लगेगा वर्ब आपका। बाय दे का हो जाएगा देम जब यहाँ पे आया तो। इन द क्राउड एक अलग पार्ट था तो उसको एज इट इज़ लिख दिया गया है। ध्यान रखिए हैव कहीं भी लगेगा, हैव, हैज़, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी उसके साथ हर सिचुएशन में। ही मेड अस वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या होगा, अस की जगह हो जाएगा वी। जब ये अस आएगा सब्जेक्ट की जगह पे तो लिखा जाएगा इसको वी, हम। ठीक है, वी सब में है वही चीज़। उसके बाद हम देख रहे हैं कि पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस होता है तो क्या होता है, अभी मैं तो 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ। सिंपल पास्ट टेंस है तो आपने चेंज करते हुए कि वॉज या वर कुछ लगाना है। तो हम क्योंकि बहुवचन होता है तो इसके साथ वर लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे आपका सीधे सीधे सही हो जाएगा क्योंकि और किसी में वॉज वर है ही नहीं। तो ज़्यादा तो आगे का फिर कुछ सोचना ही नहीं है। वी वर मेड टू वर्क बाय हिम, ही जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे तो हिम बन जाता है। इजी। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को याद रखेंगे ना तो आपसे गलतियाँ कम होंगी। अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी। अब यहाँ पे कॉमन सेंस की बहुत बात आती है। देखिए पहली बात कि कभी भी आई के साथ हैज़ नहीं लगता, तो बिना देखे बिना सोचे एक ऑप्शन आपका गलत पहले एलिमिनेट हो गया। अब 3 बचे, उनमें से देखना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाता है आपका वो होता है डी, आई हैव रिटन अ लेटर, एंड सीधे सीधे आपका यही हो जाएगा। दे आर नॉट लेइंग डाउन आर्म्स। दे आर नॉट लेइंग डाउन आर्म्स। यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि आर्म्स जो है वो है ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो ये आ गया हमारे सब्जेक्ट की जगह पे। आर नॉट लाइंग मतलब कि आपका क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो ऊपर भी हमने अभी एक इस तरह का देखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, उसमें बीइंग लग जाता है, बीइंग लगाना होता है हमें। तो आर्म्स क्योंकि प्लूरल है तो आर लगाया, निगेटिव सेंस देना है इसलिए नॉट लगाया, फिर बीइंग लगाया क्योंकि ये क्या है आपका कॉन्टिन्यूस टेंस में आईएनजी की फॉर्म में है वर्ब, तो बीइंग लगा देना है। उसके बाद लेइंग, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, ये हमने लगा दिया। उसके बाद ये पूरा एक साथ यूज़ हुआ है एक फ्रेज के रूप में, इसलिए हमने इसके आगे डाउन भी लगाया। बाय लगाना पड़ेगा हमें ऑब्जेक्ट के पहले, और जो यहाँ सब्जेक्ट है उसी को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना है। दे का बनता है देम। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। दे हैव पेंटेड द हाउस ग्रीन। पेंट किसे किया गया है, घर को, तो द हाउस जो है वही हमारा सब्जेक्ट आएगा जो कि सभी में है। हैव पेंटेड लगाया यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ये।
अभी एक हमने और सॉल्व किया था इस तरह का, हैव लगा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द हाउस। और सबसे पहली बात कि घर, क्योंकि हैव पेंटेड लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हमें हैज़ मतलब बीन यूज़ करना है। जिसमें बीन यूज़ नहीं हुआ है उसको आप छोड़ दीजिए, उसको पहले एलिमिनेट कर दीजिए, तो दो आपका पहले एलिमिनेट हो गया। उसके बाद बचते हैं आपके दो। द हाउस हैज़ बीन पेंटेड ग्रीन बाय देम, द हाउस हैड बीन पेंटेड ग्रीन। तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में किसके द्वारा पेंट किया गया इसका तो कोई जिक्र है ही नहीं, है कि नहीं। यहाँ पे किसके द्वारा पेंट किया गया, इस ये टर्म तो यहाँ पे कहीं पे इंक्लूड ही नहीं किया गया है, तो ये वाला नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, द हाउस हैज़ बीन पेंटेड ग्रीन बाय दैम। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के आपके खासकर इंग्लिश के क्वेश्चंस जो है आंसर सही रहे होंगे। अगर नहीं सही थे तो प्लीज़ थोड़ी और मेहनत करिए, क्योंकि करना तो देखिए आप ही को, एग्ज़ाम आपको ही देना पड़ेगा और मार्क्स भी आपको लाने पड़ेंगे ज़्यादा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।